हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी राइट विद सुनील में। और मैं जो इंडियन जियोग्राफी भारतीय भूगोल पढ़ा रहा हूँ उसका प्रायद्वीपीय भारत के पठार में मैं बहुत सारा चीज़ें भी चर्चा कर दिया हूँ, ठीक है ना। और आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत के पठार में छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर के पठार और मेघालय का पठार, ठीक है ना। आइए एक बार मानचित्र में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो इसमें हम दिखाए हैं, मैं मानचित्र में क्या क्या दिखाया हूँ इससे पहले हम 3 प्रायद्वीपीय भारत के पठार का वीडियो मैं दे दिया हूँ, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आपको ये वीडियो देखने से पहले, अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो पहले आप हमारे उस चैनल पर स्टडी राइट विद सुनील इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जा करके और प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो भी 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, उसको आप देख लेंगे। उसको देखने के बाद अगर आप ये पार्ट देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार आपको बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर देख लेंगे और उसके बाद इसको समझेंगे तो बहुत ही अच्छा तरीका से आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार में हम जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो काला कलर का जो धाबा जो बनाया हुआ है, यह छोटा नागपुर का पठार है। यह जो आप देख रहे हैं यह छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि छोटा नागपुर का पठार का जो है विस्तार, ठीक है ना। छोटा नागपुर पठार का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ है। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि छोटा नागपुर के पठार का विस्तार कहाँ है। तो इसका विस्तार मुख्य रूप से, यानी कि इसका विस्तार जो है मुख्य रूप से जो है वह झारखंड में है, ठीक है। इसका विस्तार मुख्य रूप से कहाँ है? झारखंड में। वैसे इसका विस्तार पश्चिम बंगाल में भी है, थोड़ा बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, लेकिन इसका मुख्य विस्तार छोटा नागपुर पठार का झारखंड में है, ठीक है ना। वैसे कहाँ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में भी है, ठीक है ना, और बिहार में भी है, और छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है, उड़ीसा में भी है। तो इस प्रकार इसका है। लेकिन प्रमुख रूप से अगर बात करें कि छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है, तो छोटा नागपुर पठार झारखंड में स्थित है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा बहुत है, बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में भी है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि झारखंड में, सॉरी, ये क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर पठार का विस्तार कहाँ है, ठीक है ना। तो इसकी विस्तार आप समझ गए कि इसका विस्तार कहाँ है, प्रमुख रूप से झारखंड में। और इसकी ऊंचाई, आइए ऊंचाई पर बात करते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 760 मीटर है। कितना है? 760 मीटर, ये औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई का मतलब हुआ कि कहीं कम ऊंचा है, कहीं अधिक ऊंचा है, और उसका एवरेज जब औसत निकालेंगे तो उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 760 मीटर। और सर्वोच्च शिखर, यानी कि छोटा नागपुर पठार के सर्वोच्च शिखर जो है वह है समेद शिखर। कौन सा है? समेद शिखर, ठीक है ना। समेद शिखर यह कौन सी पहाड़ी पर है? तो पारसनाथ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? पारसनाथ की पहाड़ी, या इसे पार्श्वनाथ भी बोलते हैं, पार्श्वनाथ भी कहा जाता है। तो अगर ऐसे प्रश्न पूछे कि छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, तो समेद शिखर, या कभी कभी पारसनाथ की पहाड़ी या पारसनाथ की चोटी भी दे देता है, या पार्श्वनाथ की चोटी भी दे देता है। तो आप उसको ऐसे भी याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में समेद शिखर ना रहे तो पारसनाथ की पहाड़ी या पार्श्वनाथ की पहाड़ी भी आप याद रखेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो अभी आप इसका विस्तार समझ गए, इसकी ऊंचाई समझ गए। औसत ऊंचाई कितना है? सर्वोच्च, और इसका सर्वोच्च शिखर समेद शिखर है जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, ठीक है। और यह कौन सी पहाड़ी पर है? तो पारसनाथ की पहाड़ी या पार्श्वनाथ की पहाड़ी उसको कहते हैं। आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसका विभाजन समझते हैं, ठीक है।
आइए इसका विभाजन समझते हैं। ठीक है ना, यहां देखिए इसका विभाजन ऐसे समझते हैं। आइए इस छोटा नागपुर पठार जो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये छोटा नागपुर पठार को हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बड़ा सा फिगर बनाते हैं एक। ठीक है, ये मान लीजिए कि छोटा नागपुर का पठार है, दिख रहा है। इसका विभाजन जो है, छोटा नागपुर पठार के बीच से एक नदी निकलती है, छोटा नागपुर पठार के बीच से एक नदी निकलती है, यह नदी, ठीक है ना, जिसे दामोदर नदी बोलते हैं। कौन सी नदी है यह? दामोदर नदी। कौन नदी है? दामोदर नदी। यानी छोटा नागपुर पठार के बीच से एक नदी गुजरती है, दामोदर नदी, जो इसको दो भाग में बांट देती है। छोटा नागपुर पठार का विभाजन का काम कौन सी नदी करती है? तो दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वह छोटा नागपुर पठार को दो भाग में बांट देती है। जो उत्तर की तरफ है वह हजारीबाग पठार है। कौन पठार है? हजारीबाग पठार। और दक्षिण की तरफ जो है वह रांची पठार। ठीक है ना, आप इसको समझते चलेंगे कि इसका विभाजन कैसे होता है। तो इसके बीचों बीच, ठीक इसके बीचों बीच एक नदी बहती है जिसे दामोदर नदी कहते हैं, और यह नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। किसमें है? भ्रंश घाटी में बहती है। और इसके उत्तर की तरफ हजारीबाग के पठार और दक्षिण की तरफ रांची के पठार। ठीक है ना, तो ये हजारीबाग के पठार और रांची के पठार, ये दो प्रमुख भाग में छोटा नागपुर पठार को बांटा गया है। उसके बाद यहाँ ये भाग जो है, ये पश्चिम वाला भाग में, इसको पाट क्षेत्र बोलते हैं। इसको कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? इसको पाट क्षेत्र। ठीक है, और यहां भी कुछ इसको भाग में बांट दिया गया है। यह जो है, यानी कि इसका विभाजन जो है वहां पर मौजूद चट्टानों के आधार पर भी इसको वर्गीकृत कर दिया गया है। यानी कि छोटा नागपुर पठार को इतने बहुत सारे भाग में बांट दिया गया, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ये नदी तो इसको दो भाग में बांट देती है, हजारीबाग के पठार और रांची के पठार। उसके अलावा यहाँ पर देखिए ये जो हम बना रहे हैं, यह सिंहभूम वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है यह? सिंहभूम। सिंहभूम का क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद यहां पर उत्तर की तरफ, सबसे उत्तर में राजमहल की पहाड़ी। ये कौन सी क्षेत्र है? राजमहल की पहाड़ी। आप ध्यान से समझते चलेंगे, ज्यादा अटपटाने की जरूरत नहीं है और हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आराम आराम से हम पढ़ते चलेंगे और एक एक चीज को समझते चलेंगे। ठीक है ना, तो हजारीबाग के पठार, रांची के पठार, ये दामोदर नदी के द्वारा अलग होते हैं। उत्तर में हजारीबाग के पठार, दक्षिण में रांची के पठार, और पश्चिमी क्षेत्र पर ये पाट क्षेत्र जो है, गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, गुमला वाला क्षेत्र जो आता है, इसे पाट क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना, और इसका निर्माण जो है लावा चट्टान से हुआ है। किससे हुआ है? लावा चट्टान से। इसका निर्माण लावा चट्टान से हुआ है। और किस प्रकार का लावा चट्टान से? जैसे कि दक्कन का ट्रैप का निर्माण जो हुआ है दक्कन लावा से, तो उसी वही लावा चट्टान से इसका भी निर्माण हुआ है। ठीक है ना, सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, और राजमहल की पहाड़ी भी है वह लावा क्रम की चट्टाने से ही बना हुआ है। और यह दामोदर नदी घाटी जो है, यह दामोदर नदी घाटी वाला जो क्षेत्र जो है, ये इसके आसपास वाला क्षेत्र जो है वह गोंडवाना क्रम की चट्टाने से बने हैं। किससे बने हैं? गोंडवाना। गोंडवाना क्रम की चट्टाने से। ठीक है,
तो आइए मैं इसको बना दिया हूं, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर चट्टान की बात करें तो झारखंड में चट्टान जो है, अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछे कि झारखंड में या छोटा नागपुर के पठार पर विशेषकर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो आर्कियन चट्टानें। कौन सी चट्टानें? आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। पूरे छोटा नागपुर पठार पर आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। लेकिन इसकी अधिकता है, आर्कियन चट्टानें की अधिकता है, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा भी और विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाते हैं, जिसको अभी हमने यहाँ पर दिखाया। और यही कारण है कि जिस क्षेत्र पर या जहां भी जिस विभाग पर विभिन्न प्रकार के अगर चट्टानें पाए जाएंगे तो वहां पर विभिन्न प्रकार के खनिज संपदा भी पाए जाएंगे। और जिस क्षेत्र पर अधिक प्रकार के खनिज संपदा पाए जाते हैं वैसे क्षेत्र को रूर प्रदेश कहा जाता है। यही कारण है कि झारखंड को रूर प्रदेश कहते हैं, यानी छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज, पूरे भारत में सबसे अधिक अगर खनिज कहीं मिलता है तो झारखंड में ही मिलता है, इसलिए झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। और पूरे झारखंड छोटा नागपुर पठार से ही घिरा हुआ है, तो छोटा नागपुर पठार पर ही झारखंड स्थित है। तो छोटा नागपुर पठार में बहुत प्रकार के, मतलब इस प्रकार से ऐसा आप याद रखेंगे कि छोटा नागपुर पठार में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अगर ऐसा प्रश्न आया तो आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्कियन चट्टानें ही हैं, इसके अलावा भी झारखंड में कई प्रकार की चट्टानें हैं। जैसे देखिए सिंहभूम वाला क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये दामोदर नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है उसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। यह पाट क्षेत्र जो है वह लावा चट्टान से निर्मित है, जो दक्कन लावा चट्टान जो है दक्कन ट्रैप वाला उससे निर्मित है। इससे चट्टानों से विशेषता ये पता चलता है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जब चट्टानें स्थित हैं तो विभिन्न प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं। जैसे देखिए यह पाट क्षेत्र जो है जो लावा चट्टान से निर्मित है, ठीक है ना। यह कैसी लावा से निर्मित है? जब दक्कन ट्रैप में लावा का निर्माण हो रहा था, लावा का उद्गम हो रहा था, दरार के माध्यम से लावा बाहर निकल करके और वह चारों तरफ फैल गया और फैल करके ठंडा हो गया, तो उससे क्या हुआ कि चट्टान का निर्माण हो गया। जैसे धरातल के अंदर से अगर लावा बाहर निकलेगा और वह चारों तरफ समतल मैदान में फैलते चला जाएगा तो क्या होगा? चट्टान का रूप पहले तो फैल जाएगा, फिर ठंडा होकर के चट्टान का रूप बन लेगा। तो वही चट्टान का निर्माण से ये लावा चट्टान के निर्माण जो हुआ वह पाट क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो यह जो लावा से निर्मित जो चट्टान है दक्कन ट्रैप वाला, दक्कन लावा चट्टान वाला, तो इसकी जब अपक्षयन क्रिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेनाइट और बॉक्साइट का निर्माण हो गया, ठीक है ना। यही लावा चट्टान के अपक्षयन के कारण, अपक्षयन, ठीक ना, जब अपक्षय होता है तो उसके चलते यहाँ पर ग्रेनाइट और बॉक्साइट का निर्माण हो गया। ठीक है ना, बॉक्साइट और ग्रेनाइट का निर्माण हो गया। यही कारण है कि गढ़वा वाले क्षेत्र में जो है बॉक्साइट अधिक मात्रा में पाया जाता है। और सिंहभूम वाले क्षेत्र में जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें में हम जानते हैं कि धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ठीक है ना। यही कारण है कि सिंहभूम वाले क्षेत्र में लोहा पाया जाता है, ठीक है ना। झारखंड में सिंहभूम वाले क्षेत्र में लोहा पाया जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। उसी प्रकार से दामोदर नदी घाटी में, दामोदर नदी घाटी जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित है। तो हम जानते हैं कि जहां भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें होंगे वहां पर जीवाश्म वाले खनिज पाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाले क्षेत्र में कौन सा खनिज की अधिकता है? तो कोयला की, यानी कि झारखंड ऐसे भी कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये दामोदर नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कोयला बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। तो कौन सी खनिज किस प्रकार के चट्टानें पाए जाते हैं, ये विशेष करके जब हम खनिज का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे। अभी हम छोटा नागपुर पठार के बारे में समझ रहे थे, तो इसकी मोटी मोटी विशेषता समझे, इसका विभाजन कैसे हुआ है और किस किस क्षेत्र में मोटे मोटे रूप से कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं और कौन कौन सी खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यही कारण है कि छोटा नागपुर पठार में खनिजों की भंडार पूरा भरा हुआ है, इसीलिए इसको भारत का रूर प्रदेश
कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। एक बार इसको मैं रिकॉल कर देता हूँ छोटा नागपुर के पठार के बारे में। जैसे कि इसका विस्तार प्रमुख रूप से झारखंड में है, परंतु इसका कुछ विस्तार पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी इसका कुछ विस्तार है। और इसकी औसत ऊंचाई जो है 760 मीटर है। ठीक है, लेकिन सर्वोच्च शिखर यानी कि सबसे ऊंची चोटी जो है वह समेध शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। और ये किस पहाड़ी पर है? तो पारसनाथ की पहाड़ी या पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर है। और इसका विभाजन अगर समझें तो अभी हमने विभाजन के बारे में चर्चा किया कि इसके बीच से एक नदी गुजरती है जिसे दामोदर नदी कहते हैं। ठीक है, और इसके उत्तर में हजारी का पठार और दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। और इसमें विशेष करके आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर और विभिन्न प्रकार की चट्टानें भी पाई जाती हैं, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, रांची में ही संप्राय मैदान का उदाहरण है। ठीक है ना, भारत में संप्राय मैदान का उदाहरण कहाँ मिलता है? तो इस रांची पठार पर, रांची में ही संप्राय मैदान का उदाहरण मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा नागपुर के पठार समझ में आया होगा। अब मैं आगे इसी से जुड़े हुए शिलांग का पठार या मेघालय की पठार जो है, तो एक चीज मैं यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करने के लिए थोड़ा सा मैं भूल गया। यहाँ देखिए, राजमहल की पहाड़ी जो है छोटा नागपुर पठार का पूर्वी हिस्सा है। राजमहल की पहाड़ी भी जो है वो छोटा नागपुर पठार की पूर्वी हिस्सा है। आप यहाँ जो देख रहे हैं रेड कलर वाला जो यहाँ पहाड़ी देख रहे हैं, यह राजमहल की पहाड़ी है। छोटा नागपुर पठार का ही यह पूर्वी हिस्सा है। समझ रहे हैं आप ना, ये छोटा नागपुर पठार के सबसे पूर्वी हिस्सा यानी कि पूर्वी सीमा बनाती है राजमहल की पहाड़ी। तो चलिए आगे नेक्स्ट समझते हैं मेघालय की पठार और शिलांग की पठार। ठीक है, तो देखिए शिलांग की पठार या मेघालय की पठार, यह जो है नाम से ही लग रहा है कि यह मेघालय में होगा। तो मेघालय की पठार जो है वह कोई अलग भूभाग नहीं है या अलग पठार नहीं है, वह भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। यानी मेघालय का पठार या शिलांग का पठार जो है वह भी प्रायद्वीपीय भारत का ही पठार का भाग है। जैसे आप यहाँ इसमें समझिए, यहाँ मैं जो ये चित्र बनाया हूँ इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बीच में कटा हुआ है। आप ये देखिए प्रायद्वीपीय भारत के पठार, यहाँ मानचित्र में देखिए इतना है, और मेघालय मेरा कहाँ है? यहाँ पर है। तो इसी का देखिए लाल कलर से जो राजमहल की पहाड़ी है, ठीक है ना, और यहाँ भी जो पहाड़ी हमने दिखाया है कुछ, यह मेघालय की पठार है। कौन सी पठार है? यहाँ पर मेघालय की पठार है। ये वाला क्षेत्र आप समझ लीजिए कि यह सब मेघालय का पठार है। तो यह जो क्षेत्र है यह कोई अलग भूभाग नहीं है, यह भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही भाग है। जैसे देखिए इसी का भाग यहाँ पर ये वाला है, यानी कि यहाँ पर कट गया। इसको आप अच्छा से समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ तक, ये आपको यहाँ तक दिख रहा है, और इसके बाद ये वाला क्षेत्र जो है इधर है मेघालय की पठार। तो मेघालय की पठार भी जो है वह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है, यह कोई अलग भूभाग नहीं है। ठीक है ना, आप ये समझ गए होंगे। सबसे पहले दिमाग में ये मानचित्र को आप बैठाएं कि मेघालय का पठार जो है, यहाँ जो ये पठार स्थित है वह कोई अलग से पठार नहीं है, बल्कि यह भी प्रायद्वीपीय भारत का पठार का ही भाग है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो यहाँ है। हाँ, अब ये प्रश्न ये आता है कि बीच में ये गैप कैसे हो गया जब इसी का भाग है। तो अभी ये बात करेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही मेघालय या पठार या शिलांग का पठार उसी का पार्ट है। ये अलग जो हुआ है वह मालदा गैप के चलते अलग हुआ है। इसके बीच में किसके चलते अलग हुआ है? मालदा गैप। कौन सा गैप है? मालदा गैप, या इसको राजमहल गारो गैप, ये दोनों कहते हैं। यानी कि छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार, शिलांग का पठार जो है, ये सभी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ये अलग कैसे हुए? प्रायद्वीपीय भारत के पठार से अलग कैसे हो गया? तो बीच में मालदा गैप, यानी कि बीच का जो भाग है या बीच का भाग धंस गया था। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये बीच वाला जो भाग है वह नीचे धंस गया, जिसके चलते ये भाग अलग हो गया और ये भाग अलग हो गया। बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी नदियां यहाँ पर बहती हैं, ठीक है ना।
और इस नदियों के माध्यम से यहाँ पर क्या बोलते हैं, जलोढ़ का निक्षेप करके और ये समतल मैदान इसको बना दिया गया। लेकिन यहाँ पर इसके नीचे का अगर जमीन को हम खुदाई करके देखेंगे तो मध्य भारत के पठार वाला ही जो जमीन है या जो चट्टाने हैं वही मिलेंगे। आप समझ गए इसको, यानी कि जैसे देख लीजिए ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ये वाला हिस्सा है, बीच में यहाँ पर ये गैप हो गया और यहाँ पर ये हो गया मेघालय के पठार या शिलोंग का पठार। यह जो बीच वाला जो भाग है यहाँ से जो नदियां बह करके आई और इसको समतल मैदान के रूप में बना दिए, तो यहाँ जो छोटा नागपुर पठार से यह पठार जो है अलग हो गया। आप यहाँ समझ गए होंगे कि छोटा नागपुर पठार से यह पठार जो है कैसे अलग हो गया। बीच का भाग जब धंस गया, ये भाग जब धंस गया और धंसने के बाद ये जब खाई बना तो नदियों का पानी जो है इसमें बहते बहते आया और अपने साथ जो भी जलोढ़ मिट्टियां लाती हैं यहाँ पर उसका निक्षेपण हो गया, जिससे समतल मैदान बन गया। आप अभी हम इसके बाद इस टॉपिक के बाद जस्ट मैं शुरू करूंगा समतल मैदान यानी कि उत्तर भारत का मैदान, तो मैं उसमें चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ हिमालय पर्वत पढ़ा दिया हूँ, ये नीचे दक्षिण का पठार जो हो गया या प्रायद्वीपीय भारत का पठार हमने पढ़ लिया, और उसके बीच में समतल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है इस पर भी हम चर्चा विशेष करेंगे। अभी आप यहाँ पर समझिए कि जो भी नदियाँ यहाँ से आती हैं जिसके चलते यहाँ पर समतल मैदान का निर्माण हुआ, और इसी के द्वारा प्रायद्वीपीय भारत के पठार से मेघालय का पठार अलग होता है। उस गैप को क्या नाम देते हैं, मालदा गैप या राजमहल गारो गैप। इसको राजमहल गारो गैप क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी आपने यहाँ पर देखा कि छोटा नागपुर पठार के पूर्वी हिस्सा पर कौन सी पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, ये रेड कलर में जो है राजमहल की पहाड़ी, और बीच में जो गैप है उसके बाद जो छोटा नागपुर पठार होता है यहाँ पर 3 पहाड़ियां मिलते हैं, ठीक है ना। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतियां। कौन कौन सी हैं, गारो, खासी और जयंतियां, ठीक है ना। ये 3 पहाड़ी, ये देखिए गारो, खासी और जयंतियां हैं, 3 पहाड़ी आपको दिख रहे हैं। ये कहां पर है, मेघालय में। ये सबसे पहले पश्चिम में यहाँ देखिए गारो है, उसके बाद बीच में खासी, उसके बाद सबसे पूर्व में जयंतियां। तो यहाँ देखिए राजमहल की पहाड़ी, यहाँ देखिए गारो। तो ये राजमहल और गारो के बीच में जो गैप है इसी के चलते इसका नाम राजमहल गारो गैप भी कहा जाता है। अब इसको ऐसा भी याद रख लेंगे कि इसको राजमहल गारो गैप, जो कि आप भूलेंगे नहीं, और नहीं तो एग्जाम में प्रश्न से बनता है कि मेघालय की पठार या शिलोंग की पठार प्रायद्वीपीय भारत के पठार से किस गैप द्वारा अलग होता है। तो ऑप्शन में दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो राजमहल गारो गैप यानी कि राजमहल की पहाड़ी और गारो पहाड़ी के बीच में जो गैप है उसको राजमहल गारो गैप कहते हैं। आप समझ गए होंगे इसको। और ये 3 पहाड़ियों का श्रृंखला जो है वह मेघालय में है। किस में है, मेघालय में। और सबसे एक चीज और इसको समझिए कि मेघालय की पठार में प्रमुख रूप से 5 पहाड़ियां शामिल है, ठीक है। इसमें गारो, खासी और जयंतियां मेघालय में है। यहाँ पर 2 पहाड़ी और आप देख रहे होंगे रेड कलर से, वह मिकिर और रेंगमा है। कौन सी है, मिकिर और रेंगमा। मिकिर और रेंगमा जो है वह कौन सी राज्य में है, तो यह असम में है, ठीक है ना। मिकिर और रेंगमा असम में है, ठीक है, ठीक है ना। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि राजमहल की पहाड़ी और गारो पहाड़ी के बीच में जो मालदा गैप है उसके द्वारा ही यह अलग होता है मेघालय की पठार या शिलोंग की पठार। और मेघालय की पठार या शिलोंग की पठार में प्रमुख रूप से 5 पहाड़ियां शामिल हैं, जिसमें गारो, खासी और जयंतियां मेघालय में है और मिकिर और रेंगमा असम में है। इस मेघालय पठार के शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वह गारो पर है, नोकरेक। कौन सी है, नोकरेक चोटी। गारो पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी जो है वह नोकरेक चोटी है, जो शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और इसमें एक चीज और है, जैसे कि सबसे अधिक वर्षा मेघालय में ही होती है, ठीक है ना।
तो कहाँ पर होती है, तो यहीं पर जो गारो, खासी और जयंतिया, यही वाला क्षेत्र जो है ना, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। लेकिन यहाँ भी एक विशेष जगह है, जैसे देखिए गारो, खासी और जयंतिया, खासी और जयंतिया के बीच में यह क्षेत्र जो है वह मौसिनराम चेरापूंजी जो है, यानी कि चेरापूंजी और मौसिनराम, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्षा सबसे अधिक क्यों होती है, इसके पीछे भी कारण है, मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में बात करूँगा। अभी आप यही समझिए कि मेघालय में ही जो है खासी पहाड़ियाँ, उसके पास में ही मौसिनराम जगह है। कौन सी जगह है, मौसिनराम, जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इस प्रकार से छोटा नागपुर के पठार और मेघालय की पठार का मेरा टॉपिक आज समाप्त हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमने प्रायद्वीपीय भारत के पठार में लगभग हर चीज़ कवर कर दिया हूँ, कुछ कुछ छूटा होगा जो आप देख लेंगे खुद से भी, और बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई करने की पूरा कोशिश करूँगा और आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करूँगा। इसमें आज का मैं टॉपिक यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे का हमारा अब टॉपिक जो होगा वह समतल मैदान, यानी कि भारत का उत्तरी मैदान, ठीक है, या उत्तर भारत का समतल मैदान के बारे में हम चर्चा करेंगे, और उसको भी विधिवत तरीके से, जैसे हमने अभी हिमालय पर्वत या प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में चर्चा किया है, उसी प्रकार हम उसको भी बहुत ही गहरे तरीके से उसका बेसिक समझते समझते उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में आप ज़रूर पूछेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर हाँ वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।